युवा कांग्रेस ने शुरू किया जवाब दो मोदी जी पोस्ट कार्ड अभियान। दृष्टिहीनों का विधानसभा मार्च। सड़क व्यवस्था को लेकर एक्शन में पीडब्ल्यूडी मंत्री। टिप्पर की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र। आईजीएमसी अस्पताल कोरोना को लेकर सतर्क। बालिका आश्रम की बच्चियों से मिले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। देश में तानाशाही का माहौल है। सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। यह आरोप युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया है। लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ कांग्रेस पूरी देश में आवाज उठा रही है। युवा कांग्रेस लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए जवाब दो मोदी जी अभियान की शुरुआत कर रही है। यह बात शिमला में युवा कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी चंदर राणा ने कही। इस दौरान युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर जो आज इंसान बैठा है, जो खुद को प्रधान सेवक कहता है, लेकिन आज उसने एक तानाशाह का रूप ले लिया है और उसकी तानाशाही इस हद तक बढ़ रही है लगातार कि हर लोकतांत्रिक जो संस्था है उसकी हत्या की जा रही है। और उन्होंने उसी तानाशाही रवैये से जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मेन भूमिका अदा कर रहा है, जो शख्स जो लगातार हर इंसान की आवाज उठा रहा है, हर मुद्दे पे आवाज उठा रहा है, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस लगातार हर प्रदेश मुख्यालय में, नेशनल कैपिटल में, हर जिला में मशाल जुलूस निकाल रही है, शव यात्राएं निकाल रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस ने एक नई पहल की है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, जवाब दो मोदी जी, जिसके अंतर्गत ये सोच रखी गई है क्योंकि मोदी जी जो भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उससे दूर भागते हैं, जो भी आवाज उनके अगेंस्ट उठती है उससे कुचला जाता है और जो भी क्रांतिकारी कलम उनके अगेंस्ट कुछ लिखती है उसे तोड़ दिया जाता है। तो इसी पहल के साथ एक पोस्ट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसे डायरेक्ट मोदी जी का जो घर का एड्रेस है, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, वहां पे भेजेंगे। और उसमें हम 3 प्रश्न पूछ रहे हैं कि अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितना करोड़ का फंड दिया है और आपकी विदेशी यात्राओं में जो लगातार अडानी जी जाते रहे हैं उन्हें आपने कितने ठेके दिलवाए हैं, कितना काम दिलवाया है, कितना कारोबार दिलवाया है और ऐसी क्या वजह है और आपका कैसा ऐसा आशीर्वाद है कि 8 साल के अंदर 609वें स्थान से अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे रिच पर्सन बन गए हैं। क्योंकि ये प्रश्न उस सांसद की ओर से हैं जिनकी आवाज को उन्होंने दबा दिया है, सदस्यता को रद्द कर दिया है, लेकिन आज भी वो एक रिस्पॉन्सिबल मतदाता है और युवा कांग्रेस अपने इसी फर्ज को निभाते हुए पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश के हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और ये पोस्ट कार्ड जो है इसे प्रधानमंत्री के जो घर का एड्रेस है उस पर भेजा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसको पढ़े और देश की जनता को इनका जवाब दें। विधानसभा बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा के सदस्य ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के समीप रोष रैली निकाली। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत दृष्टिहीन संघ के सदस्य सोमवार को विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने उनकी अनदेखी की है, जिसको लेकर मजबूरन उन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। तो जयराम सरकार ने इसको घटाकर 58 कर दिया और जो हमारा बैकलॉग बचा है नौकरियों में, उसको हम चाहते हैं कि वो बैकलॉग हमारा पूरा किया जाए और नौकरियाँ दी जाए हमारे दृष्टिबाजी लोगों को। कितनी नौकरियाँ अभी बैकअप में आपकी है जो नौकरियाँ यहाँ पर देनी है, और जिस तरह पेंशन अभी आपको क्या मिल रही है? 1700 रुपये पेंशन मिल रही है और अभी फिलहाल जो 100% विकलांग है, बाकी किसी को 1000 है, मतलब अलग अलग कैटेगरी, मतलब उसके हिसाब से है, इसमें परसेंटेज हिसाब से मेडिकल जिसका परसेंटेज जितना है ना जिसका उसके हिसाब से दे रहे हैं। तो पहले सर हमने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा ने अपना एक जब उन्होंने मांगा था सरकार ने कि अपने अपने सुझाव दिए जाएँ, तो हमने सुझाव में लिखा था कि इनकी 5000 पेंशन कर दी जाए और बैकलॉग जो नौकरी में वो हमारा पूरा किया जाए और जो 58 से 60 साल नौकरी की रिटायरमेंट की एज की है उसको भी 58 से 60 किया जाए। वो कुछ 50% ऐसे परिवार हैं जो पेंशन से अपना गुजारा चला रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि पेंशन बढ़नी चाहिए? हाँ, पेंशन बढ़नी चाहिए तो बैकलॉग। ठीक है। तो हाँ, सुप्रीम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से हमने डिमांड की थी कि आप उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप मार्च में मेरे से मिलना, मैं आपकी डिमांड को पूरा कर दूंगा। मार्च से उनके पत्राचार करते रहे उनके साथ, परंतु पत्राचार के बाद उन्होंने कोई हमारे रिस्पॉन्स सरकार का नहीं आया
और मजबूरन हमारे को जब हम देखा कि बजट में हमारा कुछ ध्यान नहीं रखा गया तो मजबूरन हमने रोष रैली के रूप में हम आए हैं। हमने सरकार के कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए हैं, ना किसी मंत्री या किसी के में हमने रोष रैली के रूप में हम यहाँ पर आए हैं। किस तरह की परेशानी है और क्या मांग के लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मैं रामपुर से आया हूँ, रामपुर शहर से। हमारी डिमांड है कि पीछे 13-14 में बीरबल जी ने हमारी 60 की थी, जो विपक्ष में आई दोबारा बीजेपी सरकार, उन्होंने 60 से 58 कर दी हमारी रिटायरमेंट, जो 100% दिव्यांग है। वो तो सबकी होगी, उसमें वो हैंडीकैप्ट में आता है, तो वो हाथ से हो या टांग से हो और दिव्यांग हो, कोई भी हो, सबकी 60 से 58 कर दी। और बाकी डिमांड बेरोजगारी हमारी 35+ बहुत लोग हैं हमारे पास जिसकी उम्र निकल रही है, और सिर्फ खाली पेंशन पे निर्धारित है जो 1700 में से ना। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य लिए सड़कें राज्य की जीवन रेखा कही जाती है और प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने, सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिससे मंत्री ने अधिकारियों को बीते वर्षों के दौरान प्रदेश में सड़क निर्माण और उनमें क्वालिटी कंट्रोल की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। पिछले कल ही 2 दिन पहले ही मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है क्वालिटी कंट्रोल के इंजीनियर इन चीफ है जो इसको देखते हैं, प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, उनके साथ मैंने बैठक करी है और पिछले 3-4 साल में क्या एक्शन लिया गया है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के मार्फत काम जो है वो किया गया है, ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसका मैंने पूरा डिटेल निकालने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, जो मुझे आज या कल में मिल जाएंगे। इसके बाद कैसे हमने इसको और चुस्त दुरुस्त करना है, क्योंकि काम करना एक पहलू है मगर क्वालिटी काम हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज़ वेस्टफुल जो है, जो आपका जो पैसा है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उसका सही उपयोग हो ये होना बहुत आवश्यक है, क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए हम क्वालिटी सेल को इम्प्रूव करेंगे। जितने इसमें इम्पैनल्ड एजेंसीज है नेशनल लेवल की और आपके प्रदेश लेवल की, उनको भी हम देखेंगे ताकि जो जहाँ पे लैब्स में इसका जो जहाँ पे मटेरियल जाता है क्वालिटी की इंस्पेक्शन के लिए उसको इम्प्रूव किया जाए। उसमें अगर कोई हमको और इम्पैनल करने की आवश्यकता है हम NHAI से भी उसमें जो है जानकारी प्राप्त करवाएंगे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी गुणवत्ता को देखने के लिए उसको साइंटिफिक तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्षता में मेरे लोक निर्माण विभाग में कोई भी मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जहाँ पर भी मुझे लगेगा, मैंने ये भी कहा है कि हम जो हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ से भी हम टाई अप करेंगे। पूर्व सरकार जब जयराम जी थे उन्होंने एक क्वालिटी कंट्रोल विंग जो है वो CM ऑफिस में भी बनाया था, हालांकि अब वो आजकल डिफंक्ट हो गया था, उसमें ज़्यादा काम हुआ नहीं है, उसको भी हम मजबूत करेंगे। और विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी मैं टाई अप करूँगा, हम अपने 2-3 एक्सियंस जो है वो विजिलेंस में भी भिजवाएंगे। अगर इसमें कोई हमको प्यूनिटिव कार्रवाई भी करनी पड़े अकॉर्डिंग टू लॉ तो हम वो करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, केवल फाइन लगा। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से आए दिन कई सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। मामला जिला कांगड़ा के पंचरुखी खेड़ा सड़क पर गांव मनियाणा का है। यहां बजरी से भरे टिप्पर की चपेट में आने से स्कूटी सवार 55 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान बबीता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भिजवाया है। साथ ही धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बजरी से भरा टिप्पर मनियाणा से पंचरुखी की ओर जा रहा था। इस दौरान मनियाणा मंदिर के पास स्कूटी सवार द्वारा ट्रक को ओवरटेक करते समय सड़क में पड़े हुए गड्ढे के कारण स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिस कारण स्कूटी पर पीछे बैठी महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरकर टिप्पर के टायर के नीचे आ गई। टायर के नीचे आने से महिला बुरी तरह से जख्मी हुई, जिस कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी पंचरुखी सुभाष शास्त्री ने की है। हिमाचल विधानसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया।
बीजेपी के 9 विधायकों ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा में जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है, तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत व्यवस्था भी की गई है। और कितने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हमारे पास जो कोरोना की जितनी तैयारी है उसके हिसाब से हमारे पास कोरोना जो वार्ड है, जो कि मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है, उसमें हमारे पास 23 बेड हैं, जिसमें कि हम सभी पर वेंटिलेटर की व्यवस्था है और मॉनिटर्स की व्यवस्था है। और एट प्रेजेंट हमारे पास 4 पेशेंट जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन पर हैं और 2 रूम एयर पर अभी चल रहे हैं पेशेंट। बात करें तो कोरोना की अभी क्या स्थिति है, आईजीएमसी प्रशासन किस तरह से कोरोना से निपट रहा है, और अभी जो मामले बातें सामने आ रही है कि मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। आईजीएमसी प्रशासन जो है हिमाचल प्रदेश का, जो हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो हम आज की डेट में कोरोना की स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली हम आजकल कम से कम डेली 250 से 300 टेस्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे जिला के से भी हमारे पास ये टेस्टिंग के लिए सैंपल्स आते हैं। और जहां तक पॉजिटिविटी रेट है ये 3 to 5% है, जो हमारे पास अपनी लैब्स के अंदर आ रही है। मतलब 250 से 300 सैंपल में 3% लोग जो हैं पॉजिटिव रेट आ रही है। और गवर्नमेंट के एक आदेश के अनुसार, जो कि एनएचएम के एमडी के थ्रू हमारे को ऑर्डर्स आए हैं, उसमें हमें कोरोना के जो कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने के आदेश आए हैं। और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आईजीएमसी प्रशासन ने, हमने दोनों एंट्रीज पे अपना माइकिंग सिस्टम शुरू किया है। लोगों को हम आग्रह कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर आएँ तो मास्क पहन के आएँ, अपना सोशल डिस्टेंसिंग को वो फॉलो करें रूल्स को, और जहां भी वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरे कोरोना के नियमों का पालन करें। जी हाँ, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से लोगों से ये आग्रह किया गया है कि आप जब भी अस्पताल के अंदर या कहीं भी भीड़ वाले एरियाज में जाएं, वहां पर अपना कोरोना 19 जो है आपके प्रोटोकॉल हैं उनका पूरा ख्याल रखें। जैसे उसमें आपके अपना हैंड सैनिटाइजर यूज करें, अपना मास्किंग लगाएं और लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। का आश्रम से जो है वो बच्चियां आई है और सरकार कह रही है कि अब जिनका कोई नहीं उनकी सरकार है। अब क्या संदेश है सरकार का इसके जरिए?
वर्तमान सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, वो सदन के नेता भी हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में सरकार की प्राथमिकता है। और उसी दृष्टि से बालिका आश्रम के जो बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता नहीं हैं, असहाय हैं, सरकार उनके माता पिता का रूप धारण किया है। सरकार ने उनको अपनी शरण में लिया है। हर प्रकार की सुविधा उन बच्चों को मिलेगी और वो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहें, चाहे कोई भी कोर्स करना चाहें जो है किसी भी विश्वविद्यालय से, उसके लिए सरकार जो है सहायक बनी है। ये इससे बड़ा कोई उपकार सरकार कर नहीं सकती समाज के ऊपर। तो मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को और बच्चों को शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़ें, भविष्य उनका है। धन्यवाद, थैंक यू।